साथियों नमस्कार, मैं बलबीर सिंह कौरव। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल GSY कौरव सर में। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने सभी साथियों के साथ मॉड्यूल 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, जो इसका टॉपिक था मॉड्यूल का, उस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज उसी के अगले क्रम में इसी मॉड्यूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां और प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे, सभी के साथ साझा करेंगे। ये सभी गतिविधियां व प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 4 में आने वाले प्रश्नों के उत्तर देने तथा कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी होगी। इसी के साथ हम आगे इस पर देखते हैं किस प्रकार की गतिविधियां मॉड्यूल 4 से संबंधित होंगी। तो ये गतिविधियां जो है हमारी उस मॉड्यूल में चर्चा के साथ भी की थी, उसी को यहाँ मैंने सॉल्व करके आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। जैसे स्त्री और पुरुषों से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं और उनकी समाज में जो मान्यताएं हैं वो हैं। इसमें हम देखते हैं जैसे विशेषताएं, पहला कॉलम है विशेषताओं का। तो कौन सी विशेषता किससे संबंधित है, स्त्री से, पुरुष से या दोनों से। तो साथियों इसमें जैसे पहली विशेषता है आश्रित। तो आश्रित हमारा समाज ये मानता है अभी भी कि महिला जो है या स्त्री जो है वो आश्रित है और किसी के अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। दूसरी विशेषता है शक्तिशाली। शक्तिशाली किसे मानते हैं, पुरुष को। सक्षम, सक्षम किसे मानते हैं अभी आज भी समाज में, पुरुष को। भावुक, भावुक किसे मानते हैं हम, स्त्री को। अगर कोई लड़का रोता है, उसमें भी कल चर्चा की थी कि कोई लड़का रोता है तो लड़के को माँ बाप भी कहते हैं तू लड़का होके भी रोता है, रोना तेरा काम नहीं है। और लड़कियां रोती हैं तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी तरह से जो निर्णय करता है, निर्णयकर्ता घर का हो, परिवार का हो, समाज का हो, वो किसको माना जाता है, पुरुष वर्ग को ही माना जाता है। छठवीं जो विशेषता है गृहस्थ। तो गृहस्थ कौन किसे मानते हैं हम, स्त्री को। जबकि स्त्री ऐसा नहीं होती। स्त्री क्या है, स्त्री घर के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करती है, कुछ ऑफिशियल काम भी करती है, लेकिन फिर भी उसे केवल गृहिणी का दर्जा मात्र ही अभी भी समाज में दिया जाता है। मुखिया, हमारा यहाँ पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए घर का मुखिया किसे माना जाता है, पुरुष को। भयभीत, भयभीत सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, समाज में एक अबला के रूप में अभी भी नारी की छवि बनी हुई है, यानी भयभीत है। बहादुर किसे माना जाता है, पुरुष को। और प्रबल या सबल किसे माना जाता है, पुरुष को। तो 10 विशेषताएं ये थी। 11वीं विशेषता क्या हो सकती है, कायर। कायर में कोई भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष। इसके बाद गपसपवादी, यानी गपसप करने वाला किसे कहा जाता है, स्त्री। भले ही वो काम की बात करे लेकिन फिर भी उसे गपसपवादी ही माना जाता है। उच्च शिक्षित कुछ भी हो सकता है समाज में, आज के समय में कोई भी हो सकता है। परिश्रमी दोनों ही हो सकते हैं। शिक्षा दोनों के लिए समान अधिकार वाली होती है। तो साथियों ये थी कुछ विशेषताएं, जो कुछ गतिविधियां हम बच्चों से अपनी कक्षा के माध्यम में करा सकते हैं। इसके बारे में पूरी सीख इस मॉड्यूल में दी गई है या समझेंगे। दूसरी गतिविधि है कुछ शब्दों को हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। जैसे इसमें ये 10 शब्द दिए गए हैं साथियों, कौन कौन से, जैसे लड़कियों का शीघ्र विवाह, पुत्र पारिवारिक संपत्ति के कानूनी अधिकारी हैं, पुरुष देखभाल करने वाले या पोषण करने वाले होते हैं, अस्पृश्यता का चलन, दहेज प्रथा, बेटियों पर बेटों की वरीयता, मासिक धर्म की वर्जना, लड़कियों की शारीरिक गतिशीलता पर प्रबंध और विधवाओं की पृथकता। लड़कियां परिवार की अस्थायी सदस्य हैं। ऐसी कुछ शब्दावली हम मॉड्यूल से संबंधित बोर्ड पर लिख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको कैटेगराइज कराया गया है कि हम इसे समूहों में बांटें और 3 प्रकार की, जैसे ये सब क्या है, प्रथाएं हैं। जैसे विवाह एक प्रथा है, तो कौन कौन सी प्रथाएं समाज में अभी प्रचलित हैं या समाज में प्रचलित नहीं है,
या इन पर हमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार करना चाहिए। तो साथियों 3 प्रकार के वर्गों में इसे इन 10 पॉइंटों को 10 मैंने लिखे हैं। हम इस पर आगे पीछे कुछ और भी बदलाव कर सकते हैं और भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो जैसे कौन कौन सी प्रथाएं अभी प्रचलित हैं। तो पुरुष देखभाल करने वाले या पोषक करने वाले, हमारे परिवार में क्या होता है आज भी ये है कि पुरुष देखभाल करने वाले या पोषण करने वाले ही माने जाते हैं। इसके साथ साथ जो मासिक धर्म की वर्जना अभी भी हमारे यहाँ प्रचलित है। मासिक धर्म के समय स्त्रियों को पूजा अर्चना करने से, मंदिर में प्रवेश करने से अभी भी रोका जाता है और बहुत सारे कार्यों पर उन्हें प्रतिबंधित किए जाते हैं। लड़कियों की शारीरिक गतिशीलता पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। लड़कियां परिवार की अस्थायी सदस्य हैं। जब तक शादी नहीं होती है तब तक उन्हें माता पिता के घर का सदस्य माना जाता है। शादी के बाद वो दूसरे घर की सदस्य हो जाती हैं। इस तरह से पहली जो कैटेगरी थी 10 में से 4 को हमने लिया। दूसरी ये मेरे अनुसार है, आप कुछ और भी अगर बदलाव चाहते हैं तो उसे भी हम बच्चों से कर सकते हैं। प्रथाएं जो अभी प्रचलित नहीं है, जैसे लड़कियों का शीघ्र विवाह। पहले बालिका वधू या बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी। अब इसके लिए कानूनी अधिकार बन गया है कि बाल विवाह नहीं हो सकता। 18 साल से कम उम्र पर लड़की की शादी करना, 21 साल से कम उम्र पर लड़के की शादी करना कानूनन जुर्म है। इसी तरह से पुत्र पारिवारिक संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, ये अब प्रचलित नहीं है। कानूनी उत्तराधिकारी दोनों हैं। इसके बाद विधवाओं की पृथकता। अब विधवाओं को पृथक नहीं रखा जाता। पहले विधवाओं को समाज से परे रखा जाता था या दूर रखा जाता था। तो ये 4 और 3 7। बाकी हमने जो प्रचलित नहीं है या इनमें हम सुधार चाहते हैं वो ये है। अस्पृश्यता का चलन, ये अभी भी कुछ है, इसमें सुधार होना चाहिए। दहेज प्रथा जो अभी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक बना हुआ है, इसमें भी हमें सुधार चाहिए। और बेटियों पर बेटों की वरीयता, बेटे बेटियों को समान अधिकार हो। हम अगर श्रेष्ठ लड़की है तो उसे माने, इसमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश है या सुधार चाहिए। तो इस तरह से हम इसके वर्गीकरण करा सकते हैं और भी हम इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। तो ये साथियों कुछ टेबल टाइप के क्वेश्चंस थे। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के। तो किस तरह के क्वेश्चन या प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं एक एक से। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको कॉम्पिटेंसी टेस्ट और अन्य प्रकार के प्रश्नोत्तरी जो होगी उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्या यह कथन सही है कि राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है साथियों। हाँ, महिलाएं घर के कामकाज करने के लिए अनुकूल है। 4 में से एक आंसर सही है। हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमजोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। नहीं, वह सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह सक्षम है। हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमजोर यौन माना जाता है या कमजोर जैसे यौन सेक्स माना जाता है। तो इस तरह से ये है 4 इसके ऑप्शन। तो इसका साथियों आंसर है हमारा नहीं। तीसरा सी कि नहीं, वह सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह सक्षम है महिलाएं आज के समय में। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं इससे संबंधित कि जेंडर और यौन के बीच आवश्यक अंतर क्या है, मेन अंतर क्या है। तो 4 इसके ऑप्शन हैं। ए है यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। पुरुष और महिला में जो जेंडर बनाए गए हैं वो समाज के द्वारा निर्मित हैं, जबकि यौन या सेक्स एक प्राकृतिक है। जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से बनाया गया है। जेंडर और यौन में कोई अंतर नहीं है या कोई भी। तो ये 4 ऑप्शन है। इसका साथियों आंसर है हमारा ए, यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। दूसरा क्वेश्चन था ये। तीसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? महिलाओं का स्थान घर है। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं और लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है केवल।
तो ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है हमारा डी। ये नहीं भेजा जाना चाहिए, ये आंसर इसका है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता? शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। शारदा अपने ज्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार या गन के साथ खेलते हैं। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। आंसर है इसका हमारा शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। ये क्या है कि लिंग भेद को नहीं दर्शाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच अंतर को दर्शाता है। इस तरह से 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं। कौन सा आंसर इसका सही है? तो पहला ए इसका सही है कि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक सामाजिक अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, मतलब एक लैंगिक भेद नहीं है। 4 इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं। इसका आंसर है साथियों हमारा पहला ए, लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। इसमें लैंगिक स्टीरियोटाइप नहीं है, किसी भी लैंगिकता को नहीं बताता। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? तो इसके भी आपके 3 आंसर है, ए बी सी। लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीकी है, लड़के तर्कशील होते हैं, लड़कियां तर्कहीन होती हैं। इस तरह से ऑप्शन में कौन सा सही है इसका? तो सी है, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? तो 4 ऑप्शन है। इसका आंसर है हमारा सभी के, स्वतंत्र भी, मेहनती, भावुक और सभी। 9वां क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। 4 ऑप्शन है ये, पितृसत्तात्मक, लिंग भेद, जेंडर और यौन। इसका आंसर है हमारा जेंडर। 10वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों या महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? वो लड़कों के बारे में था पहला, अब लड़कियों के बारे में। तो लड़कियों या महिलाओं के पास नेतृत्व और किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। लड़कियां या महिलाएं बातूनी होती हैं। लड़कियां या महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए। लड़कियां या महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। तो 4 ऑप्शन है साथियों। इसका आंसर है हमारा ए, लड़कियां या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे उत्कृष्ट पेशा भी कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माता पिता की संपत्ति पर कानूनी अधिकार किसका होता है? तो 4 ऑप्शन है, लड़के का, लड़कियों का, दोनों का, किसी का नहीं। तो ऑप्शन है इसमें दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आरटीई के अनुसार शिक्षा पाने का अधिकार किसका है? केवल लड़कियों का, लड़कों का, दोनों का या किसी का नहीं? तो इसमें जो अधिकार है वो दोनों का है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तरी रेलवे की पहली महिला ड्राइवर कौन थी? 4 इसमें नाम दिए गए हैं, सूरमणि, दारकीमाई, लक्ष्मी लकड़ा और रुकैया बेगम। तो साथियों इसका आंसर है हमारा लक्ष्मी लकड़ा। ये पहली रेलवे इंजन की ड्राइवर थी। इसके बाद नेक्स्ट है, सुल्ताना का सपना कहानी किसने लिखी? 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर है हमारा रुकैया बेगम। इन्होंने महिलाओं की कुछ शिक्षा से संबंधित एक कहानी को लिखा था, जो एक बहुत बड़ी शिक्षाविद थी। तरुण भारत संघ की मदद से एक झील का निर्माण किसने किया? तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर है हमारा दारकीमाई। तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम और भी इसी के साथ देखते रहेंगे। आप देखते रहें मेरे YouTube चैनल को। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगा हो तो साथियों को शेयर करें, जिससे उनकी भी मदद हो सके।
और पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन के साथ ऑल को सिलेक्ट करें। धन्यवाद।